गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार अकेडमी फिरदा ललितपुर से। आज 12 नवंबर 2020 की इस कक्षा में समस्त कक्षा 8 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं लेसन 7 मानव संसाधन के अंतर्गत। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मानव संसाधन के संगठन कौन कौन से हैं, और अर्थात कौन कौन सी वे वस्तुएं हैं जो मानव संसाधन के अंतर्गत आती हैं और जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसके हम संगठनों की आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं, मानव संसाधन के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं। तो संगठन का मतलब समझ में आ गया, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है और जनसंख्या की जो मूल विशेषताएं हैं, तो ऐसी विशेष गुणों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आयु, लिंग, साक्षरता और जनसंख्या घनत्व और जीवन का स्तर। यानी हमारे जनसंख्या में जो भारत की जनसंख्या है उसमें व्यक्तियों की आयु वर्ग क्या है, और इसके बाद फिर जिसका जो लिंगानुपात है, यानी महिला और व्यक्तियों की संख्याओं का अनुपात है हमारे देश में वो। फिर हमारे देश में साक्षरता क्या है, कि जनसंख्या की साक्षरता कितने परसेंट है किस राज्य में और किस क्षेत्र में है। इसका जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या यहाँ पर रहती है, उसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारे देश के व्यक्तियों का या हमारे देश की जनसंख्या का जो जीवन का जो स्तर है, यानी जीवन जीने की जो क्रियाएं हैं या तौर तरीके हैं या व्यवस्थाएं हैं, वो क्या है, यानी लाइफ स्टाइल ऑफ अ ह्यूमन। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, यानी प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात ही लिंगानुपात कहलाता है। तात्पर्य क्या है, कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुष में अनुपात क्या है। ठीक है, यानी देखिए, अगर हम अपनी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में तो बच्चे भी है, महिलाएं भी है और पुरुष भी है। तो महिला और पुरुष के मध्य में जो अनुपात है वह हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए जैसे देश का लिंग अनुपात 1000 है, 1000 तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की जो संख्या है वो बराबर है। या यदि लिंग अनुपात 1100 यानी 1100 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस देश में पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या 100 अधिक है। या इससे 1000 से कम हुआ तो यूं कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम है। जैसे मान लीजिए 900 और 1000, यानी 1000 पुरुषों पर संख्या है स्त्रियों की 900, तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी कम हो गई, 100 कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं लिंग अनुपात। अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है, या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या से बराबर है। तो इस क्रिया को, इस क्रम को हम लिंग अनुपात कहते हैं। अब भारत में सन 2011 में जो जनगणना हुई जनसंख्या की, उसके अनुसार जो लिंगानुपात निकाला गया भारत का वो 943 निकला। यानी 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की जो संख्या आई वो कितनी आई, 943। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि 943 अर्थात 57 कम है। अगर दोनों की इक्वलिटी की बात करें तो 57 महिलाएं 1000 व्यक्तियों पर कम हुई यहाँ पर। तो किसी राज्य का जो लिंगानुपात है वह राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सर्वाधिक उन राज्यों की बात करें कि जिनका जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज़्यादा है, तो ऐसे राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जबकि जो न्यूनतम राज्य वाले हैं तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर, सिक्किम है। तो देखिए, राष्ट्रीय लिंगानुपात और राजकीय लिंगानुपात, इन दोनों की जो जनगणना है वो अलग अलग तरह से होती है। किसी राज्य का लिंगानुपात अधिक होता है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और किसी राज्य में ये कम होता है। तो दोनों
का जो सर्वे होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है सभी राज्यों का, और राष्ट्र का, देश का अलग होता है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की जो प्रतिकूल स्थितियां बनती हैं उनका प्रमुखता कारण क्या है। सबसे पहले भारत की जो हमारी व्यक्तियों की सोच है कि जब कोई किसी लड़के का जन्म होता है तो उसका लालन पालन, उसका पोषण या उसकी देख रेख बहुत अच्छी तरह से की जाती है और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि अगर किसी के यहाँ लड़की होती है तो उस लड़के की अपेक्षा उसका लालन पालन या पोषण पर ध्यान देना या उसकी व्यवस्थाओं में देख रेख करना उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से किसी लड़के का होता है। और कभी कभी स्थिति तो यही भी बनती है कि अगर जानकारी लग जाती है कि लड़की होने वाली है तो उसको गर्भ में ही उसका गर्भपात करा दिया जाता है। तो ये प्रमुख कारण है। तो जब ऐसी घटनाएं हमारे भारतीय समाज में होने लगी तो इसके लिए हमारी सरकार द्वारा ये कानून बनाया गया कि लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके लिए और डॉक्टर होंगे उनको सख्त 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 कार्रवाई की जाएगी। तो विद्यार्थियों ये सबसे बड़ा कारण था कि भारत में स्त्रियों की जो दशा है, प्रतिकूल स्थितियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती थी। तो इसके बाद दूसरा और कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण है साक्षरता स्तर। देखिए साक्षरता स्तर की बात करें हम अपनी जनसंख्या में तो साक्षरता स्तर भी दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट है। पहले की प्राचीन समाज की बात करें तो बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो साक्षरता की बात थी, शिक्षा की बात थी, वो बहुत ही निम्न स्तर की थी। यानी अधिकांशतः बालिकाओं को, लड़कियों को शिक्षा दिलाई ही नहीं जाती थी और मुश्किल से जो अच्छे वर्ग के लोग थे वो इस पर ध्यान दिया करते थे। छोटे या निम्न आय वर्ग के लोग तो इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो दूसरा है साक्षरता की बात करें तो मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है, गरीबी और अंधविश्वास दूर होता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने के प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का केवल 6वां भाग ही साक्षर था। वर्ष 2011 में इसकी जनगणना हुई और इससे स्थिति आंकी गई तो 73% जनसंख्या साक्षर है, जबकि 67.7% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या साक्षर है। विद्यार्थी राष्ट्रीय साक्षर जो प्रतिशत है, यानी भारत में साक्षरता का जो परसेंटेज है वो 73% है। बट अगर हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 67 है। अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पर आप ये नक्शा जो देख रहे हैं मानचित्र के द्वारा, हम यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में साक्षरता 87.2% है। अर्थात 100 व्यक्तियों में 87 लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं और 13 व्यक्ति जो निरक्षर हैं। ठीक है। हिमाचल में बात करें तो 82, पंजाब में 75 और उत्तराखंड में 78, हरियाणा में 75, राज्य दिल्ली की बात करें तो 86%, उत्तर प्रदेश में 67। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात करें तो केरल में साक्षरता का जो परसेंटेज है वो 94 है। यानी 100% इसको आंका गया है कि 100 में 94-95 व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं मात्र 5 व्यक्तियों को छोड़ करके। तो यहाँ पर हम इस मानचित्र के माध्यम से भारत की साक्षरता और राज्यों की साक्षरता की गणना की जा सकती है। तो इसके बाद आयु संरचना की बात करेंगे और इनके संगठनों की बात करेंगे। कल पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद।